ओके गाइस, करते हैं अब शुरू, बातें यहीं खत्म करते हैं। यहां जरा आप सब लोग ध्यान दीजिए होमवर्क वाले प्रश्न पर। आपसे कहा था कि एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में रुपए 500 की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है, 25% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाना चाहता है। बताइए उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए, आपको एक बात तो पता होगी कि अगर विदेश से आप कोई भी सामान खरीद कर लाते हो तो बहुत सारे आइटम्स पर, सामानों पर टैक्स लगता है ना, जिसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कस्टम ड्यूटी, मतलब सीमा शुल्क लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने सुना होगा ना कि आईफोन दूसरे देशों में या अमेरिका में, दुबई में सस्ता मिलता है, तो कई लोग सोचते हैं कि वहां से खरीद के ले आएंगे, लेकिन जब आप लाओगे तो उस पर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है। तो एक व्यक्ति ने 500 रुपए की घड़ी विदेश से लाया, 10% सीमा शुल्क उसे देना पड़ गया, मतलब इसका 10% कितना होगा, 50 रुपए। तो भारत में वो घड़ी कितने की हो जाएगी उसके लिए, वो घड़ी हो जाएगी 550 रुपए के लिए। और ये मान लो एक दुकानदार है, अब ये घड़ी बेचेगा, ये चाहता है कि 25% का डिस्काउंट देकर भी 20% का प्रॉफिट हो। मैंने बताया था डिस्काउंट नीचे लिखते हैं, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, बस ये इतना सा सवाल था। इसी को आपको हल करना है। 25 से 3 बार, 25 से 22 बार, है ना, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 बार, 22 का 4 गुना, मतलब वो घड़ी कितने रुपए में, कितने रुपए उसकी प्राइस रखे, 880 रखे। सी आंसर आ जाएगा। नंबर सिस्टम में अभी टाइम लगेगा, वो काफी दूर है अभी वो चैप्टर, अभी अरिथमेटिक पहले पूरा करेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, सृष्टि आपका करवाते हैं, बोलते हैं ना, रुको। चलिए नेक्स्ट, ये भी होमवर्क था। हम्म, इसका आंसर डी आ रहा है। चलो देखते हैं। सुनिए यहां पर आपसे क्या बोला है। किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी और उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हम जानते हैं हर चीज 100 है, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि कोई किताब 100 रुपए की, कोई पब्लिकेशन है जो 100 रुपए की किताब छापता है। अब वो क्या करता है कि 30% जो अपना सेलर है, 30% उसको कमीशन दे देता है। मतलब वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये किताब 70 रुपए में देता हूं, तुम्हारी मर्जी उतने में बेचो। तो विक्रेता क्या करता है, उस पर 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब 100 रुपए की किताब कितने में बेचता है, 90 पे। देखो, किताब के ऊपर छपा है 100, जो किताब छापती है कंपनी वो दुकानदार को दे रही है 70 में, और दुकानदार इस पर 10% का डिस्काउंट देके बेच रहा है, मतलब 70 की कीमत को 90 में बेच रहा है। तो 20 रुपए कमा रहा है 70 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 1/7, 14 सही 2/7, 2/7 होता है आपका दुगना, मतलब 28 सही 4/7%। यह आपका आंसर हो जाएगा, बी, 28 सही 4/7%। आया समझ में, 20 का सही आंसर होगा। कुल मिलाकर 70 में उसे मिल रही है, 90 में बेच रहा है। 70 की किताब 90 में बेचेगा, 20 कमाएगा 70 पर, गुणा 100, 28 से 4/7 का लाभ। आगे बढ़िए, इसको देखिए। ये वाला भी आपसे आराम से बनेगा, एकदम इजी है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और छूट पर 8% का बिक्री कर भी लगाया।
और ग्राहक 3402 चुकाता है, बिक्री कर भी शामिल है, तब अंकित मूल्य क्या होगा? रिवर्स जाना है आपको, उल्टा जाना है। देखिए, हर चीज होती है 100, इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया गया, मतलब कितने में दिया गया? ये 90 पर। और इस पर 8% का टैक्स लगा, तो इसका 8%, भाई 90% पर 8% टैक्स लगा, 90 का 8%, 9 और 8 72, मतलब ये 7.2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 97.2। मतलब किसी व्यक्ति को टैक्स मिलाकर कितने में बेचना, कितने में वो खरीदेगा? 97.2 में। तो एक ग्राहक ने 3402 रुपए चुकाए, तो ये अपने आप में कितना परसेंट है? ये 97.2% है। तो 100% क्या होगा? इसको आप आराम से इत्मीनान से सॉल्व करिएगा, इसका आंसर 3500 रुपए आएगा। वो चीज कितने की थी? 3500 की। 3500 मतलब डी वाला आंसर, 3500। डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट देने के बाद उस पर टैक्स लगाया है ना? भाई हमने कहा कि ठीक है, आपकी जो फीस है हम उसमें 10% और डिस्काउंट देते हैं, लेकिन टैक्स तो देना ही पड़ेगा, जीएसटी तो उस पर लगेगा ही, है ना? तो हमने उसके ऊपर टैक्स लगाया, फिर आपको इतने में दिया वो। आपको पता है, आप जो फीस देते हो उसमें 18% भारत सरकार हमसे लेती है ना? आप जो फीस देते हो, सोचो आप जरा, 18% मतलब लगभग 20% ही हो जाता है उस पे। पेमेंट चार्जेस, गेटवे चार्जेस लगते हैं। तो आप जो फीस देते हो उसमें 20% टैक्स हम सरकार को देते हैं। राम एक बास्केटबॉल 1200 रुपए में खरीदता है, दुकानदार उस पर 15% का डिस्काउंट देता है, और एक क्रिकेट बॉल जिसका मूल्य 65 है वो भी फ्री दे देता है। उसके बावजूद भी भाई साहब 25% कमा लेते हैं। बास्केटबॉल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। करो जल्दी। इसमें भी आपको रिवर्स चलते आना है बस। एक बास्केटबॉल 1200 रुपए की है, और उस पर क्या करना है? 15% का डिस्काउंट देना है। तो 15% अगर आप निकालोगे, तो 1200 का 15% आपने निकाला, तो ये 180 आएगा, 180। तो इस पे 180 का हो गया डिस्काउंट, है ना? तो ये बची 1020 रुपए की। फिर दुकानदार और मेहरबान था, उसने एक 65 रुपए की कीमत की बॉल दे दी, है ना? 65 मतलब इसके अंदर उसने कहा कि भाई इतने में तुम्हें एक 65 रुपए की चीज और दे रहा हूं मैं, मतलब इसके अंदर भी 65 रुपए का मार्जिन था। तो इस 65 रुपए को भी हटाओ, 10 में से 5 गया, 12 में से 6 गया, सॉरी 11 में से 6 गया, तो वापस से 5 और 9। अभी भी अब मतलब उसकी जेब से जा रहा है 955, उसके बावजूद वो 25% का लाभ कमा रहा है। मतलब इस कीमत में भी भाई साहब 25% कमा रहे हैं। मतलब ये 125% है, तो 100% कितना है ना? तो ये कैंसिल होगा 25 से 5 बार, 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 5 से कैंसिल करोगे एक बार, फिर बचेगा 4 और 5, 5 × 9, और 5 एकम 5, तो 4, 36 का 6 और 7, 764 रुपए की बॉल है, जिसको वो कहां ले जा रहा है? 1200 तक ले जा रहा है। सी आपका आंसर आएगा, 764। ओके, आया समझ में? सरकार आपसे क्यों लेती है भाई? देना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो जेल में डाल देंगे उठा के, है ना? टैक्स, जीएसटी, किसी भी प्रकार की जीएसटी मतलब क्या है? सर्विस। हम आपको एक, ये सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विस आप अगर दे रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो उसमें 18% भारत सरकार को देना पड़ता है। जीएसटी बोलते हैं इसको। हाँ,
ठीक है, 15% का डिस्काउंट दिया, 1020, उसमें 65 की बॉल फ्री में दे रहा है, 65 और कम कर दो। इतना होने के बाद भी वो 25% कमा रहा है, मतलब ये 125% है। तो 100% कितना होगा? नेक्स्ट। इससे कोई फायदा नहीं मिलता, टैक्स भरने से कोई फायदा नहीं होता है, बस थोड़ा खून कम हो जाता है। लाखों टैक्स भरना पड़ता है हर महीने। हाँ। ठीक है अजय। यस। तो कोर्स की फीस 1200 है? नहीं जी, 1200 नहीं है, है ना। देखिए, 18% हम देते हैं जीएसटी, ठीक है। 2% आप जो पे करते हो ऑनलाइन पेमेंट चार्जेस लगते हैं। जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो जिस कंपनी के थ्रू आप करते हैं वो 2% काटती है। 30% आपके पूरे कोर्स का सर्वर चार्जेस जाता है। आप ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हो, लाइव क्लासेस देखते हो, पूरी स्ट्रीमिंग सर्विस होती है, ये जितना भी पूरा ऐप पर लोड होता है इसका 30% होता है। तो 50% तो हमारे हाथ में होता ही नहीं। आपने अगर सोचो, आपने अगर 1500 रुपए दिए हैं तो 750 तो हमारे है ही नहीं। अब जो बचे हम, अब आप सोचो 750 रुपए, इसमें अब हमें जो है टीचर्स की सैलरी, है ना, जो आपके नोट्स बनाने वाले 100 लोगों की टीम चलती है, इस बचे हुए से ये तो पूरा सरकार के पास गया, ये एक ऐप के चार्जेस चले गए। अब ये जो बचता है इसमें ये डिजिटल बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, कैमरा, 100 लोगों की टीम, कंटेंट वाले, कंप्यूटर्स वाले, फैकल्टीज, ये सब इससे इससे उनका जीवन यापन होता है ना। उसके बाद भी बच्चे क्या बोलते हैं, सर बहुत फीस ले रहे हो आप, 1500 रुपए बहुत महंगा है। हम्म। करो जल्दी, बनेगा ये। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये वाला थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ब्रांड ए के टेलीविजन पर 25% की छूट है और ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% की छूट है। छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपए अधिक है। ए का अंकित मूल्य क्या है यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 है? ए के एक टेलीविजन पर 25% की छूट है और बी के टेलीविजन पर 40% का डिस्काउंट है। तो हम बी को पहले कर लें क्या, क्योंकि बी का हमें पता है कि बी की जो प्राइस है वो 35,000 है और इस पे 40% का डिस्काउंट है। तो अगर 40% का डिस्काउंट है, 100 - 40, ये आ गया आपका 60%। तो ये 21,000 हो जाएगा। डिस्काउंट के बाद टीबी कितने की हो जाएगी? 21,000 की हो जाएगी। 7 × 21 21,000। अब देखो, छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 अधिक है। बी का जो प्राइस है वो ए से 2250 ज्यादा है। मतलब अगर मैंने इसमें से 2250 रुपए कम कर दिए तो ए का प्राइस आ जाएगा। ए का प्राइस आ जाएगा, और वो भी कौन सा वाला? आफ्टर डिस्काउंट वाला। आप लाइन ध्यान से पढ़ो, आपको एक बार में समझ में आएगा। छूट के बाद बी का प्राइस छूट के बाद ए के प्राइस से 2250 ज्यादा है। अगर 2250 में कम कर देता हूं तो जो प्राइस आएगा वो प्राइस जो है वो ए का होगा आफ्टर डिस्काउंट का, है ना, डिस्काउंट देने के बाद का। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ। तो अब हम यहां पे एक काम करते हैं, इसमें से अगर मैं 2000 घटाता हूं तो 19, और ये 18,750 रुपए बचेंगे। ये ए का आफ्टर डिस्काउंट है और कई बच्चों ने इसी पे आंसर लगा दिया, जो कि गलत है। आपसे ए का अंकित मूल्य बोला है, तो ये जो प्राइस है डिस्काउंट के बाद का है। डिस्काउंट कितना दिया है? 25। तो 100 पर अगर 25% डिस्काउंट है, मतलब ए का जो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 75% है। तो 18,750
अगर 75% है तो 100% क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये अगर आप बताते हो तो 3, 6, 24, 25, मेरे ख्याल से 25,000 आंसर इसका होना चाहिए लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग और अच्छे से बता दो। हम्म। ओके, 25,000 ही आ रहा है ना। ठीक है, क्योंकि लग ही रहा है, 3 से भाग देंगे, 6, 6 चौक 24, तो 25,000 के आसपास ही आंसर आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, ठीक है। ऑफलाइन वाले, ऑफलाइन वाले हैं भी कि गए सब? 25,000। ओके जी, कनेक्टिंग क्वेश्चन था, एक चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड थी यहां पर। चलिए आगे। एक मशीन जिस पर अंकित कीमत 2,50,000 है, 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन नगद छूट के बाद मशीन 2,16,000 में बेची जाती है। नगद छूट बताइए, कैश डिस्काउंट बताइए। जैसे कई बार नहीं होता है कि आपने कोई चीज ली, फिर दुकानदार बोलता है अच्छा पेमेंट कैश में करोगे क्या, चलो थोड़ा डिस्काउंट और दे देता हूं। क्यों? क्योंकि टैक्स बच जाता है उसका, है ना। तो यहां पे 2,50,000 पे 10% का डिस्काउंट तो दे रहा है, लेकिन उसके बाद और डिस्काउंट देकर 2,16,000 में वो बेच रहा है। मतलब आपको बताना है उसने कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। देखिए, 2,50,000 रुपए की अगर कोई वस्तु है और उसका 10%, डायरेक्ट लिख दूं मैं, इसका 10% आएगा 25,000। तो 25,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया, मतलब ये वस्तु 2,25,000 रुपए की हो गई। अब 2,25,000 रुपए की वस्तु हो गई, जिसे हम कितने में बेच रहे हैं? भाई 10% का डिस्काउंट देने के बाद तो कीमत 2,25,000 होनी चाहिए थी, लेकिन हम कितने में बेच रहे हैं? 2,16,000 में। मतलब यहां पर भी हमने क्या करा, यहां पर और उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। तो मैंने उसे कितने का डिस्काउंट दे दिया? उसे 9,000 का डिस्काउंट और दे दिया क्या, है ना। तो हमने 9,000 का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया 2,25,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। और क्या करोगे? 25 से कैंसिल करोगे 9 बार, 25 से कैंसिल करोगे 4 बार, 9 से 9 कट जाएगा। मतलब हमने उसे 4% का कैश डिस्काउंट दिया या एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। बी आंसर आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर 2 डिस्काउंट दिए गए, सीधी सी बात है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। चलिए थोड़े से अलग सवाल। हम्म। 600 रुपए कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त। ऐसा होता है ना कई बार, 3 शर्ट खरीदोगे तो 2 शर्ट मुफ्त। तो मुझे बताओ, पैसा आप 3 शर्ट का दे रहे हो, 2 शर्ट फ्री मिल रही है, मतलब सामने वाला आपको कितनी शर्ट दे रहा है? 5। तो 5 शर्ट पे 2 शर्ट वो फ्री दे रहा है। मतलब कहने का
कि वो आपको 40% डिस्काउंट दे रहा है। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। पैसा दिया 3 शर्ट का, मिल गई 2 शर्ट और मतलब 5 शर्ट। तो दुकान वाले की जेब से तो 5 शर्ट गई ना, और उसने 5 शर्ट पे 2 शर्ट फ्री दी, मतलब 40% का आपको डिस्काउंट दिया। ये आंसर आएगा। हम्म। 10 का डिस्काउंट है तो 90 नहीं होगा, कर सकते ना। देखो, या तो 25,000 घटा दो, या 2,50,000 का आप 90% निकालो, या 2,50,000 का 10% 25,000 निकालो, एक ही बात है। अब जैसे हमारी एक स्टूडेंट बोल रही है आरू की सर 25,000 कैसे आया, तो मैं आपको देखो इस बार बता रहा हूं, लेकिन आज के बाद आपको कभी ऐसी छोटी चीजें मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको ऐसे बच्चों जैसे एक एक चीज लिख लिख कर नहीं बताऊंगा कि ऐसे 25,000 आया, इसलिए आपके प्रश्नों का जवाब मैं नहीं देता हूं। जो बताने लायक है वही। अब आपको अगर 10% अगर निकालते नहीं आ रहा है तो ये बड़े दुख की बात है कि 2,50,000 का 10% भी अगर मुझे निकाल के बताना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। और मैं नहीं बताऊंगा ऐसी छोटी छोटी चीजें, और बताऊंगा इसलिए नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, ये आपको अब आना चाहिए। आप अब कोई छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं बचे हो 1-2 साल के, आप इतने बड़े हो चुके हो। उंगलियों पे 10% निकालते आना चाहिए। हाँ, 10 की जगह 16 सही 2/3, 18.75 कुछ ऐसा होता तो मैं करके बताऊं। अब 10% भी मुझसे निकलाओगे तो मेरा काम हो गया फिर तो। ठीक है, इसलिए मैं, जो आप बोलते हो ना ये कहा, अब कई लोग चाहते हैं कि सर इसको भी आप, जैसे मैं आपकी जगह हूं तो मैं तो डायरेक्ट 40 लिख दूं, लेकिन 40 लिखना मेरी पूरी हल करके बताना मजबूरी है। मैं डायरेक्ट 40 लिख दूं तो कई लोग इसको हल ही नहीं कर पाए, वो यही पूछते रह जाए बता दो, नहीं बताओ तो नाराज हो जाते हो सर, तो सुनते ही नहीं है। ऐसी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब याद रखना, जहां बताने लायक है वो पूछा करो। 10% निकालते नहीं आ रहा तुम्हें, सबका टाइम खराब इसमें। हम्म। रुपए के बिना हमने कर दिया, रुपए का कोई रोल वहां पे नहीं था, चाहे तो हम उससे कर सकते थे लेकिन जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने अपना लेख 3 क्रमिक छूट पर बेचा, पहले उसने 40% का डिस्काउंट दिया, पहली छूट प्रतिशत से 12.5 कम है, और तीसरा डिस्काउंट दूसरे से 28/4/7 कम है, कुल छूट कितनी है? देखो कितना शानदार प्रश्न है। पहले डिस्काउंट का जो वैल्यू है उस पर दूसरा डिस्काउंट, उस पर तीसरा डिस्काउंट। अब अच्छे से पढ़ोगे तो बनेगा। पढ़ते लिखते हो नहीं, ध्यान देते नहीं हो, पूरे सर के भरोसे बैठे रहते हो, जब समझाते हैं फिर उस समय प्रश्न पढ़ते हो कि अरे ऐसा लिखा था हमसे, हमने पढ़ने में गलती कर दी। तो मत करो ऐसा, सुधर जाओ अभी भी। हम्म। तुक्का ना मारो मेरे भाई, तुक्का ना मारो, इतना आसान नहीं है। चलो बता दूं, तैयार आप लोग? सुनिए अब। पहला डिस्काउंट 40% का है। तो देखो, मैं एक तरफ कैलकुलेशन भी आपको बताते जाऊंगा, इधर कैलकुलेशन करते जाएंगे, इधर हम लिखते जाएंगे। आप बताइए मुझे कि 40% का मतलब, 40% का मतलब 2/5 होता है, 40/100 2/5 है ना। तो पहला डिस्काउंट 40% का है, मतलब कि 5/2 का डिस्काउंट। पूरा लिख देता हूं मैं बच्चों जैसा इस बार, है ना। 5/2 का डिस्काउंट मतलब 3। दूसरा डिस्काउंट पहले से 12.5% कम है। पहला वाला है 40%, 40 का 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 मतलब 5 कम है। तो दूसरा वाला डिस्काउंट
40 में से 5 कम कर दो, मतलब कितना परसेंट है? 35% है। तो दूसरा डिस्काउंट है भाई साहब 35%। 35% का मतलब 35/100, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 20 बार। तो दूसरा डिस्काउंट हो गया 20 में से 7 कम, मतलब 13। तीसरा डिस्काउंट दूसरे से 28 4/7 कम है। मुझे बताइए कि 28 सही 4/7 हमने आज तक कई बार लिखा है, इसका मतलब 2/7 कम होता है। तो दूसरा डिस्काउंट है 35, और 35 से ये 2/7 कम है, मतलब ये कितना कम है? 10। तो 35 से 10 कम है, मतलब तीसरा वाला डिस्काउंट कितना है? 25% है ना। और 25% का मतलब तो आपको पता ही है, 1/4 होता है। तो 4 में से हम एक कम करेंगे, मतलब कितना करेंगे? 3। ये है अपने तीनों का हाल। कुल मिलाकर पहला डिस्काउंट 40% है, दूसरा 35 है, तीसरा 25 है ना। दूसरा डिस्काउंट पहले से 12.5% कम है। 12.5% मतलब 1/8 कम है। तो 40 का 1/8 5, 5 कम है 35। तीसरा डिस्काउंट दूसरे से 2/7 कम है। 2/7 मतलब 10, 10 कम है मतलब 25। अब आपका प्रश्न हल है। तो ये हो गया 100 और 4 का गुणा कर दिया 400। इधर जाओगे तो ये हो जाएगा 9 और 13 मतलब 117, है ना। तो 400 रुपए की चीज 117 की हो जाएगी। मतलब आप समझ लो कि इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए 120 बोल दूं तो ये 283 हो जाएगी क्या? ठीक है। 283 का डिस्काउंट मिल रहा है 400 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से अब हम इसको जाएंगे कैंसिल करने। मान लो 280 होता तो 70 बार कटता, और 3/4 मतलब 75। 70.75% यहां पे कुल मिलाकर डिस्काउंट मिल रहा है। ए आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। देख लो अच्छे से, कोई सी बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, आसान चीजों को छोड़कर। हम्म। ओके। दीपक, आंखों का ध्यान कैसे रखना है उसका एक वीडियो हमने बनाया है, वो देखो तुम। एक घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है। बेचने से पहले दी गई छूट प्रतिशत और होने वाले लाभ प्रतिशत। एकदम जबरदस्त सवाल है, ये बड़ा ही शानदार सवाल है। 2 बार पढ़िए फिर मैं बताता हूं। गुणा हम करते हैं रेशो में, प्लस कब करते हैं? जब हम प्रश्न को रुपए में मानते हैं। रुपए में नहीं था, ये रेशो में था। ठीक है पुण्य, बात करते हैं एक बार। ओके, बताते हैं संदेश। देखिए, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, ट्रिक बोले या इसको एक कंसेप्ट बोले, आप इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा ये मेंस लेवल का और काफी अच्छा सवाल है।
आप एक इतनी सी बात याद रखिएगा कि कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है 100 प्लस प्रॉफिट, है ना। ये एक नियम आप याद रखना, ये एक ट्रिक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, सीधी आसान भाषा में कहा जाए तो। आपसे कहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या है, 4 और 3 है। और ये किसका है, छूट का और लाभ, मतलब डिस्काउंट का और प्रॉफिट का परसेंट कितना, रेशो कितना है, 4 और 3, है ना। आप चाहें तो इन्हें एक्स एक्स मान ले, इन्हें माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनना, मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 4x, ठीक है। और मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 3x। ऊपर कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 3 है, नीचे मार्क्ड प्राइस है तो मार्क्ड प्राइस कितनी है, 4 है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 4 का गुणा करो तो ये होगा 400 माइनस 16x, 3 का गुणा करो तो ये होगा आपका 300 प्लस 9x, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे हम, 400 में से 300 गया तो ये आ गया आपका 100 और 16 इधर गया तो ये बन गया आपका 25x। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी 4 आ गई, है ना। आपसे बोला है लाभ प्रतिशत बताओ, तो प्रॉफिट मतलब 3x है, तो 3 इंटू 4, प्रॉफिट का परसेंट कितना आ जाएगा, 12। ये आपका आंसर है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, थोड़े हाई लेवल के प्रश्न में ही ये काम आएगी आपको। इसको बस आप याद रखें कि कभी भी ऐसे रेशो वाले प्रश्न आए, आपको कॉस्ट प्राइस या कुछ ऐसा प्रॉफिट निकालना हो तो 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट इज मार्क्ड प्राइस। समझने में थोड़ा उल्टा है, लेकिन आप तो बस ट्रिक को याद रखिए, आप पार हो जाएंगे इससे हमेशा। हम्म, ठीक है जी। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट, ऊपर कॉस्ट प्राइस है तो 3, नीचे मार्क्ड प्राइस है तो 4, एक्स की वैल्यू निकाली और सॉल्व किया, ठीक है। तो ये नियम आपको याद रखना है। चलिए, ये है आज का सबसे धुआंधार सवाल, ना धुआं उड़ा दे तो बोलना। इसके बेसिक में मत जाओ, बहुत टाइम वेस्ट होगा, याद रख लो आप तो, उसको जरूरत होती तो मैं खुद बेसिक उसका बताता, बेसिक रहने दो उसका। यस नेहा। 16 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरे का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 16 के विक्रय मूल्य एवं 6 आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक सेब संतरे आम का क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 1:2। तो एक सेब, 2 संतरे और 2 आम बेचने पर हुए कुल लाभ प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। 16 एप्पल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सुनना, बहुत दमदार सवाल है ना, एकदम फुल स्क्रीन कर लो, धुआं निकलने वाला है हर तरफ से, इसलिए अच्छे से समझना। 16 का कॉस्ट प्राइस 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस यहां ले लें, सेलिंग प्राइस यहां ले लें, तो इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 6, ठीक है। 10 और 6 हो गया, मतलब 10 खरीद कर हम कितना बेच रहे हैं, 16। एप्पल्स का क्या हो गया कि खरीदे 10 और बेचे कितने, 16। समझ में आ गया, खरीदे 10 और बेचे कितने, 16। फिर इसके बाद क्या है,
इसके बाद है 12 संतरे का क्रय मूल्य 16 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 16 और 12। तो 16 खरीद कर बेचे कितने हैं हमने? 12। देखते जाना अभी, है ना। फिर तीसरा है 6 आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे? खरीदे 4 और बेचे 6, खरीदे 4 और बेचे कितने? 6। ये तीनों बात सभी को समझ में आ गई होगी, है ना। 12 का क्रय मूल्य 16 खरीद के, बस एक ही लॉस में, बाकी दोनों प्रॉफिट में। ठीक है। तो अब एक तरफ में लिखूंगा एप्पल, फिर एक तरफ हम लिखेंगे ऑरेंज, है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा क्या है? आम हो गया, आम मतलब मैंगो। ठीक है। हमने एप्पल खरीदी 16 और बेची कितनी? 16 खरीदी, सॉरी 10 रुपए में खरीदी और बेची कितने में? 16 रुपए में। ऑरेंज खरीदे 16 रुपए में और बेचे कितने में? 12 रुपए में। और मैंगो खरीदे 4 रुपए में और बेचे कितने में? 6 रुपए में। मुझे अगर यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो, क्योंकि इसके आगे अभी अब हम प्रश्न को शुरू करेंगे। ऐसा ना हो कि आपको यही समझ नहीं आया हो कि ये कैसे आया। तो यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो वो बिंदास पूछ सकता है। बोल दो जल्दी। यस, जल्दी बताओ, वेट कर रहा हूं। मैं फिर ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, अभी इसके आगे बहुत सारा लिखना है। तो आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये कहां से आया। ओके, हाँ, चलो इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? इनको 1 रुपए में कन्वर्ट करेंगे। दोनों तरफ, ये 10 है ना, तो दोनों तरफ 10 से भाग दे दो। ये 16 है ना, तो दोनों तरफ 16 से भाग दे दो। ये 4 है ना, तो दोनों तरफ आप 4 से भाग दे दो। तो देखो अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये होगा कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 रुपए और ये बन जाएगा 1.6 रुपए। मतलब 1 रुपए का 1 है और बेचा 1.6 में। ये भी क्या बनेगा? ये बनेगा 1 रुपए। और 12/16 मतलब 4 से कैंसिल होगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16। मतलब हमने इसको बेचा कितने में? 0.75 रुपए में। इसी प्रकार ये कैंसिल होगा, तो ये बनेगा आपका 4/4 मतलब 1 रुपए और 6/4 मतलब 1.5 रुपए। तो हमने कितने में बेचा इसको? 1.5 में। 1 रुपए के बदले 1.6 में बेचा, 1 रुपए के बदले 0.75 में बेचा, 1 रुपए के बदले 1.5 रुपए में बेचा। अब हमारा यहां तक प्रश्न सेट हुआ है। ओके है, ठीक है। हाँ, राइट। अब आगे देखिए क्या बोला है। एक सेब, एक संतरे, एक आम के क्रय मूल्य का अनुपात 1, 1 और 2 होना चाहिए। ये क्रय मूल्य है, यहां पे क्या है? 1, 1 और 2 होना चाहिए। तो ये 1 है, ये 1 है। एक काम करते हैं, इसको 2 बनाना है। उन्होंने बोला ना 1, 1 और 2 का अनुपात होना चाहिए। तो ये 1 रुपए में है, ये 1 रुपए में, लेकिन ये 2 में होना चाहिए। तो इसको दुगना करेंगे। तो दोनों का मैं डबल करूंगा, तो ये बनेगा 2 रुपए, तो ये बनेगा 3 रुपए। तो देखो जरा, इनके क्रय मूल्य का अनुपात 1, 1 और 2 है। और इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर चेंज होगा तो इधर चेंज होगा, यहां तक भी ठीक है। अब हमारे पास सब चीजें क्लियर है कि भाई 1 रुपए में 1.6, ये और ये 2 का 3 आपने बेचा। एक सेब, 2 संतरे और 2 आम। सेब कितने होने चाहिए? 1। तो एक ही सेब बेचोगे, है ना। तो 1 का गुणा इधर भी, 1 का गुणा इधर भी। 2 संतरे बेचोगे तो 2 का गुणा इधर भी, 2 का गुणा इधर भी। और आम भी कितने बेचोगे? 2 बेचोगे तो 2 का गुणा इधर भी और 2 का गुणा इधर भी। अब देखिए क्या होता है। तो होगा ये कि 1 रुपए का 1 मतलब 1, 1 रुपए के 2 मतलब 2, 2 रुपए के 2 मतलब 4।
तो 4 2 6 और 1 7, इनका कुल मूल्य कितना आया? 7 रुपए। इधर आ जाओ, 1.6 में 1 का गुणा होगा तो 1.6, 75 का दुगना होगा तो 1.5 रुपए, है ना, और 3 का दुगना होगा तो 6 होगा। 6 7 8 और 6 और 5 11, मतलब ये 9.1 रुपए हो रहा है इनका टोटल। 6 प्लस 1.5 प्लस 1.6 9.1, तो 7 रुपए की चीज आप 9.1 में बेच रहे हो, 2.1 का फायदा हो रहा है 7 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 30% का प्रॉफिट है यहां पर। आपका आंसर आएगा सी। अब बताओ, देखो जगह इसमें बहुत सारी चाहिए लिखने की, इसलिए हमने चीजों को थोड़ा उड़ाया है ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाए। आया समझ में? पहले अब मैं बता रहा हूं, सेवफल 10 रुपए में खरीद के 16 में बेचे, फिर संतरे 16 में खरीद के 12 में बेचे, आम 4 में खरीद के 6 में बेचे, सबको 1 1 रुपए में कन्वर्ट किया। तो 10, इसको 1 रुपए में बदलना है तो 10 का भाग दोनों तरफ, 1 रुपए में बदलना है तो 16 का भाग दोनों तरफ, 1 रुपए में बदलना है 4 का भाग दोनों तरफ। पर उन्होंने ये सब 1 1 रुपए बन गए, लेकिन आखिरी में आपका जो आम है वो 2 रुपए होना चाहिए, 2 रुपए होना चाहिए। तो ये 1 है, ये 1 है, इसको 2 रुपए बनाना था, तो 1 और 1.5 था, इसको 2 और 3 करा। ठीक है, अब आम आपको, सॉरी, एप्पल 1 ही बेचना है तो 1 रुपए की 1 और ये, तो 1 की 1.6, मतलब यहां बेसिकली 1 का गुणा करने का कोई फर्क नहीं था। 1 रुपए में 1 6 में बेचा। ऑरेंज 2 बेचने थे तो 1 रुपए के दो दो ऑरेंज कितने हो जाएंगे? 2 रुपए के, बिकेंगे कितने में? 1.5 में। और मैंगो भी 2 बेचना है तो बिकेंगे, खरीदे होंगे 4 के, बिकेंगे 6 में। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 खरीदा कितने में? सब मिला के 7 में। और 1.6 1.5 और 6 सबको बेचा कितने में? 9.1 में, मतलब 30% का प्रॉफिट है। एक बार आप इस वीडियो को, मुझे पूरा भरोसा है कई लोगों ने प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप एक बार प्रश्न को और अच्छे से पढ़ के इस इतने क्वेश्चन को एक बार वीडियो के माध्यम से रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि यहां क्या है, क्योंकि लिखने की जगह कम है और समझाने की चीजें बहुत ज्यादा थी। और अगर समझ में आया होगा तो आप इसको भी कम लिखकर कर सकते थे, है ना। बाकी एक बार आप और रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, टाइप नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 123। यह भी जबरदस्त सवाल है। दो से 3 करा तो ऊपर क्यों नहीं करा? क्योंकि ऊपर वाला 1 था, यहां 1 बोला था, ये भी 1 था तो 1 है, लेकिन इसको 2 बनाना है इसलिए 2 किया, इस अनुपात के कारण किया। चलिए जी, एक कंपनी को एक वस्तु के 200 नग के 25 रुपए प्रति नग की दर से खरीदने का ऑर्डर मिला, है ना, और अनुमान के मुताबिक 5% नग गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो जाते हैं, इसके बावजूद कंपनी 25% लाभ कमाती है। बाद में कंपनी के 50% नग वापस कर दिए गए, कंपनी को कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? देखो, मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है और आपको ऑर्डर मिला कि भाई, आपकी पेन बनाने की कंपनी है, आपको ऑर्डर मिला कि 200 पेन आप बना के दो, हम आपको 25 रुपए देंगे। मतलब आपको कितने रुपए का ऑर्डर मिला? आपको 5,000 रुपए का ऑर्डर मिला। सुनते जाना ध्यान से, 200 पेन बनाकर आप दो, आपको एक कंपनी ने बोला हम आपको 25 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे, मतलब आपको 5,000 रुपए का ऑर्डर मिला, है ना। अब आपकी जो कंपनी है, आप पेन बनाओगे, अब जब इतने बड़े बड़े प्रोडक्शंस होते हैं तो उसमें डिफेक्टिव पीस भी होते हैं, कुछ ना कुछ खराब निकलता है। तो आपको आपको पता था कि हम जितना बनाएंगे ना उसमें से 5% खराब निकलेगा, मतलब
200 का अगर 5% निकालोगे तो 10 आएगा। 10 पेन खराब निकलेंगे तो आप ये मानकर चल रहे हो कि 5% माल हमारा खराब बनता ही है। हम अगर 100 पेन बनाएंगे 5 खराब निकलेंगे, 200 पेन बनाएंगे 10 खराब निकलेंगे। तो 10 भी अगर खराब निकले तो 190 तो सही बनेंगे ना। तो हमें पता है कि 190 के हिसाब से हमें पेमेंट मिलेगा। तो 190 का अगर 25 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 पेन कम हुए, 250 रुपए कम कर दो, 4750 रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर से सुनना, जो ये खेल समझ गया उसको पूरा खेल प्रश्न का समझ में आ जाएगा। ऑर्डर मिला है 200 पेन का, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हमारे 10 पेन खराब निकलेंगे। हम कंपनी को पहले से नहीं बताएंगे, हम तो पूरे 200 पेन भेजेंगे उनको। जब वो अगर उन्होंने चेक करा तो 10 पेन खराब निकलेंगे, फिर वो कंपनी बोलेगी कि आपके 10 पेन खराब निकले, हम आपको 190 पेन का पेमेंट करेंगे। आप पहले से तैयार हो कि हाँ 10 तो खराब निकलेंगे, हमें तो पहले ही पता था। तो आपने ये सोच लिया है कि भले हमें 5000 ना मिले लेकिन 4750 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। इतना तो वो सामने वाली कंपनी पे करेगी, 10 खराब निकलेंगे बस, बाकी तो सही निकलेंगे, इतना पेमेंट मुझे मिलेगा। और अगर इतना मिल गया तो 25% का अपना फायदा कंफर्म है। मतलब 4750 रुपए बनाने वाली कंपनी का इसमें 25% लाभ शामिल है, मतलब ये 125% है। तो आप इसको 25 से 5 बार, 25 से 4 बार गुणा करो, 5 से कैंसिल करो, 5 इंटू 9 45, 5 और 5 25, 950 का 4 गुना 3800 रुपए। ये पता है क्या है, ये लागत है। तो आप जो पेन बना रहे हो उनकी जो कॉस्टिंग आ रही है आपको वो 3800 में पड़ रहे हैं, जबकि आप कंपनी को 5000 के नाम से दोगे, पर आपको पता है कि 4750 तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो मिलेगा। और अगर इतना मिल गया तो इसमें हमारा 25% फायदा है, मतलब माल हमारा 3800 का बना है, पैसा इतना मिलेगा। यह हो गया एक केस पूरा। जब माल सामने वाली कंपनी को गया तो पता चला कि 5 तो बहुत दूर की बात है, 50% पेन खराब निकले। अब मुझे बताओ 50% पेन खराब निकले तो 200 में से केवल 100 पेन अच्छे निकले, 100 खराब निकले। कंपनी ने कहा कि भाई हम तो तुम्हें 100 पेन का पैसा देंगे। मतलब ये व्यक्ति, वो कहानी नहीं सुनी आपने कि एक महिला अंडे बेचने जाती है, फिर सोचती इतने अंडे बेच के इतना कर लूंगी, सोने के अंडे वाला काम है ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और हम ऐसा इतना कमा लेंगे। पता चल रहा है कि आपके 50% पेन खराब निकले तो कंपनी ने 100 पेन का 25 के हिसाब से पैसा दिया, 2500 रुपए आपको मिले। अब आपको घाटा हो गया क्योंकि आपने लागत लगा दी 3800 की। आप सोच के बैठे थे इतना मिलेगा, मिला इतना, तो आपका पैसा लग गया 3800 रुपए और आपको मिला कितना, 2500। तो आपको 1300 रुपए का घाटा हो गया। और ये घाटा किस पे हुआ, आपको घाटा हुआ है 3800 रुपए पर, और गुणा करेंगे 100 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1300/38। इसको आप हल करेंगे तो लगभग पॉइंट में आंसर इसका आएगा, ठीक है। जहां तक मुझे याद है इसका आंसर शायद बी है, आप इसको सॉल्व करिएगा। 34.21% जो मुझे याद आ रहा है ये शायद इसका आंसर है, बाकी आप करिएगा। आया मजा? मिलना इतना था, उसने सोचा इतना मिलेगा, इतना पैसा लगा दिया, मिला इतना। मिलना था, लगाया इतना, मिला इतना, 1300 का घाटा, है ना। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा 34.21। आप चेक करना, ये आपका क्या हो गया है, लॉस हो गया, घाटा हो गया। बोलो, आया मजा? दम था कि नहीं था सवाल में? चलो, तो आपको ये दो प्रश्न होमवर्क में दे रहा हूं मैं। ये वाला भी, ये वाला आसान है और ये वाला बड़ा मस्त है। ये सीजीएल मेंस 17 फरवरी 2017 का सवाल है। ये भी दिखने में बड़ा है, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। तो ये दो सवाल आपके होमवर्क में रहेंगे, बाकी इसके आगे कल करते हैं। हो सकता है कि अपना चैप्टर कल खत्म हो भी जाए, कोशिश करेंगे कल खत्म करने की। बाकी अब हम काफी अंत में ही चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।
कल अपनी इसके आगे मुलाकात होती है। जिन प्रश्नों में आज आपको दिक्कत गई या आपको लगता है, रिवीजन जरूर करना है, लिख लिख कर करना है, हर प्रश्न को खुद से सॉल्व करना है लिख कर, तब वो यहां बैठेगा। अभी आपको लग रहा है कि हमें समझ में आ गया, जब खुद से बनाने बैठोगे ना तब नहीं बनेगा। इसलिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, रोज नियम बना लो। ज्यादा प्रश्न होते नहीं है, 10-15 क्वेश्चंस एक दिन के होते हैं, उनको रोज खुद से घर पर बैठकर करा करो, तब वो यहां छपेगा। नहीं तो चीजें आपको लगेगा कि आपको याद है, लेकिन याद नहीं है। और अगर आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा हो तो 15-20 दिन पुरानी कोई सी क्लास के क्वेश्चन उठा लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि भूल गए सब हम, क्योंकि वो हमने प्रैक्टिस नहीं करी। तो दिमाग में छापने के लिए किसी भी चीज को लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, ये मैथ्स का तरीका होता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।